चलिए बच्चों, गुड वाली मॉर्निंग। और आज हम लोग देखो लेक्चर नंबर 3 शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। थोड़ा फास्ट चलो इसमें, क्योंकि एग्जाम आप लोगों के अब करीब ही है, बहुत लंबा समय है नहीं तुम्हारे पास। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर, वो हम लोगों ने बात कर ली थी। आज मैं आपको बहुत बढ़िया और हेक्टिक टॉपिक, जो डरते हो तुम उससे, है ना, वो आप लोगों को मैं समझाने जा रहा हूं। एंड दैट इज सिंपली व्हाट, एंड दिस इज द टॉपिक, दिस इज सिंपली योर गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस को समझना पड़ेगा तुम लोगों को, और गैमेटोजेनेसिस को समझने से पहले तुम लोगों को एक चीज में और रिकमेंड करूंगा, अपने टीचर्स से पढ़ लो या कहीं से भी पढ़ लो, सेल साइकिल जरूर पढ़ लो। मैंने तो पढ़ाई नहीं है सेल साइकिल, हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन भी जल्दी ही पढ़ा दूं, क्योंकि बॉटनी में आता है वो लेकिन मैं तो बॉटनी के कई सारे कंटेंट पढ़ा रहा हूं, लाइक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी शुरू किया है। खैर, तो अभी क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तो साइमल्टेनियसली चल ही रहा है, साथ साथ में ह्यूमन रिप्रोडक्शन की भी लेक्चर मिल रहे होंगे आप लोगों को। तो अब सवाल ये है कि जब मैं आपसे बात करूंगा कि गैमेटोजेनेसिस का क्या मतलब है, तो आप उसको किस तरीके से इलेबोरेट करेंगे। गैमेटोजेनेसिस मैंने वर्ड बोला, तो पहले आप ये समझिए कि जेनेसिस वर्ड लग गया, ये क्या लग गया, ये क्यों हिल रहा है पूरा, रुको कुछ ना कुछ करते हैं। चलिए, सो दिस इज सिंपली योर गैमेटोजेनेसिस। ये गैमेटोजेनेसिस है। अब गैमेटोजेनेसिस का मतलब ये हुआ गैमीट फॉर्मेशन। ये देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, गैमीट फॉर्मेशन। इसका मतलब मुझे अब गैमीट बनाने हैं। सवाल ये आ गया कि सर गैमीट किस में बनाने हैं। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। गैमीट मुझे बनाने हैं मेल में और फीमेल में, और मैं ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको प्लांट नहीं पढ़ा रहा हूं। समझ रहे हो ना मेरी बात, मुझे प्लांट से नहीं मतलब है, मैं गैमीट पढ़ा रहा हूं आपको, और ह्यूमन बीइंग के अंदर पढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको ये बात नहीं पता थी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होंगे जो दो चीजें बना के देंगे, एक तो उस पर्टिकुलर सेक्स से रिलेटेड गैमीट, और उसके प्रोडक्शन के लिए वो पर्टिकुलर हार्मोन। तो मेल के अंदर वो चीज कौन जाएगी, देखो ध्यान से देखना, मेल्स में देखिए टेस्टीज इन मेल्स एंड ओवेरी इन फीमेल, पूरी बात ऐसे लिखी हुई है, टेस्टीज इन मेल एंड ओवेरीज इन फीमेल। क्योंकि ओवेरी की बात करोगे तो वो भी दो चीज बना के देगी, वो हार्मोन बना के देगी ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, और वो क्या बना के देगी आप लोगों को, ओवा। ओवा यहां पर क्या है, वो गैमीट है। टेस्टिस की मैं बात करूं तो वो आपको क्या बना कर देगा, टेस्टोस्टेरॉन, और साथ में तुम लोगों को वो क्या बना कर देगा, उसे हम लोग कहेंगे सिंपली स्पर्म। तो ये दो चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब आप आगे बढ़िए। अब इससे पहले मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने की कोशिश करूंगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस में मेन मुद्दा जो है वो लिखिए आप लोग, और वो क्या होगा कि गैमेटोजेनेसिस में कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी। हार्मोन का नाम नोट करेंगे आप। तो सबसे पहले देखिए कि एसेंशियल चीजें क्या है। मैं इस लेक्चर को भी थोड़ा आराम से ही पढ़ाऊंगा, बहुत आराम से, ध्यान से देखिए। मुझे इसमें कुछ चीजों की नीड होगी, और उनमें से नंबर 1 एक चीज होगी जिसे हम लोग कहेंगे GnRH, और दूसरा होगा जिसे हम लोग बोलेंगे गोनेडोट्रोपिन्स। और आपको ये बात अच्छे से पता है कि गोनेडोट्रोपिन्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। दिस इज सिंपली योर FSH एंड LH। आपको इनके भी नाम याद है कि FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH है लुटिनाइजिंग हार्मोन। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन है, गलतफहमी है, उनको ये लगता है कि FSH जो है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल में निकलता है, क्योंकि उसका नाम है फॉलिकल, और फॉलिकल कौन प्रोवाइड करता है, फीमेल। तो उनको लगता है कि FSH शायद सिर्फ फीमेल में निकलता होगा और LH शायद मेल में निकलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गोनेडोट्रोपिन्स मेल में भी निकलते हैं साइमल्टेनियसली, फीमेल में भी निकलते हैं। GnRH मेल में भी निकलेगा, फीमेल में भी निकलेगा। अब मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं। अब गैमेटोजेनेसिस में मैं बस जरा 2-3 चीजें और आपके लिए और लिख दूं कि इनमें और किस चीज की मुझे जरूरत है। तो ये तो हार्मोन हो गए, लेकिन मुझे साथ साथ में यहां पर एक क्या चाहिए, विटामिन ए चाहिए। साथ साथ में मुझे क्या चाहिए, विटामिन ई भी चाहिए। और विटामिन ई मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि ये मुझे क्या करेगा, ऑक्सीडेशन प्रोटेक्शन देगा, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा स्पर्म का। तो एक मोटे तौर पे आप इसको दिमाग के बैक में रख सकते हो कि अगर कहीं पूछ लिया जाए कि गैमेटोजेनेसिस के लिए क्या किसी विटामिन की भी जरूरत पड़ती है, द आंसर इज यस। ई की ज्यादा जरूरत पड़ती है, ए की फिर भी उतना नहीं पड़ती। और अगर कभी विटामिन ई अगर कम हो गया मेल के अंदर तो बच्चे स्टरलिटी आ सकती है, स्टरलिटी आ सकती है, बात समझिए। इसीलिए मैंने एक छोटी सी बात आपको बता दी है, बैक ऑफ द माइंड आप इसको याद रखें, इट कुड बी फार बेटर। अब मुझे आपसे यह पूछना है कि मुझे
गैमेटोजेनेसिस पढ़ाना है, और गैमेटोजेनेसिस आपको किस चीज में पढ़ाना है? मेल्स में पढ़ाना है। तो मेल्स में गैमेटोजेनेसिस पढ़ाने के लिए मुझे आपको अल्टीमेटली क्या पढ़ाना है, आप समझे? तो गैमेटोजेनेसिस की अगर मैं बात करूं तो गैमीट का बनना, और गैमीट के बनने को हम लोग फीमेल में भी देखेंगे, मेल में भी देखेंगे। फर्क इतना है कि गैमेटोजेनेसिस अगर मेल में देखोगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में देखोगे तो oogenesis कहलाएगा। तो इसका मतलब गैमेटोजेनेसिस इज मेल, क्या कहलाएगा बच्चे? उसे हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पेलिंग का थोड़ा खास ध्यान रखें, मेरी स्पेलिंग में मिस्टेक्स काफी हो जाती हैं, कोई बात नहीं। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब मुझे आपको यह समझाना था कि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर पढ़ाए, और पिछले लेक्चर में क्या मैंने आपको ये बात नहीं बताई थी कि स्पर्म फीमेल के अंदर किस ऐसी लोकेशन पे बनते हैं? बताइए मुझे, वो कौन सी लोकेशन है जो मैंने मेल में आप लोगों को पढ़ाई है जहां पर स्पर्म बनते होंगे? द आंसर इज वो है टेस्टीज। अच्छा, टेस्टीज में भी अगर मैंने आपसे पूछा कहां बनते होंगे, तो फिर मैंने आपको पढ़ाया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अच्छा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में भी कहां बनते होंगे, कहां से बनते होंगे? तब आपको याद आ गया कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल, जिन्हें मैंने बोला था नॉर्मली जर्म सेल, या फिर उनको मैंने बोला था स्पर्मेटोगोनिया, उनमें क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगा, जिसको हम लोग फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कहेंगे। अब आपको बात मोटी मोटी ओवरऑल समझ में आ रही है कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। तो मुझे यहां पर करना यह है कि मुझे ये वाला स्ट्रक्चर लेना है। देखो ध्यान से देखना, ये कैसे समझाऊं? हाँ, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर मैंने ले लिया, और इस स्ट्रक्चर में मैंने कुछ इस तरह की गोल गोल क्यूबॉइडल कुछ सेल्स लगाना शुरू कर दी, और बीच बीच में कुछ लंबी सेल लगानी शुरू कर दी। बहुत ध्यान से देख लीजिए मेरी बात को, ये कॉलमनार सेल्स हैं, मैं दो रख लेता हूं। बहुत ही गंदी कॉलमनार सेल बनी है। चलो ऐसे करके देख लेते हैं कि एक ये कॉलमनार सेल आ गई, एक, उसके बाद में एक और ले लेता हूं मैं यहां पर, ये देखिए ये आ गई दो। और यहां तक के मैंने तो आपको ये चीज भी समझा रखी है, कि ये जो कॉलमनार सेल है ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगी, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगी, है ना? मैंने बताया था आप लोगों को, और यहां से ही मैंने आपको बताया था कि यहां से टेस्टिस ब्लड बैरियर बनेंगे। इन सेल्स को हम लोग जनरली सर्टोली सेल्स कहते हैं, अगर आपको बहुत मोटी मोटी बात अगर समझ में आ जाए तो। फिर ये देखिए कि ये आ गई कुछ जर्म सेल्स, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा, ये देखिए दिस इज सिंपली योर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि जर्म सेल कौन सी है, तो व्हाट वुड बी योर एप्रोप्रिएट आंसर? ये देखिए ये जर्म सेल्स हैं, इन्हीं को मैंने बोला है स्पर्मेटोगोनिया, यानी कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल। और बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए, मैं एक चीज और लिख देता हूं यहां पर, ये देखिए इनको मैं बोलूंगा प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, और इन्हीं का मैं दूसरा नाम और मैं लिखूंगा स्पर्मेटोगोनिया। और मुझे यहां पर अब एक चीज लिखनी है जो आपके लिए बहुत जरूरी होगी, और वो ये है कि ये जो सेल मैंने लिख के आपको बताई हैं, सेल कौन सी वाली सेल? जर्म सेल, ये एक्स्ट्रागोनेडल हैं। माइंड माय वर्ड्स, ये एक्स्ट्रागोनेडल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रू जर्माइनल एपिथेलियम नहीं है, इसका मतलब ये गोनेड में बना ही नहीं है, ये बॉडी के किसी दूसरे हिस्से से आया है और आके टेस्टिस के अंदर बैठा। तो इसीलिए हम लोग इसको सिंपली क्या बुलाएंगे? एक्स्ट्रागोनेडल, GONADAL, गोनेडल, ये एक्स्ट्रागोनेडल है। फिर आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं सर, अगर आपने इसको एक्स्ट्रागोनेडल बोल दिया तो फिर ट्रू जर्माइनल एपिथेलियम कौन होगा? द आंसर शुड बी सर्टोली सेल। सर्टोली सेल ट्रू जर्माइनल एपिथेलियम है, वो आप यहां लिख सकते हैं कि ये है जर्माइनल एपिथेलियम। ये देख लीजिए, ये जर्माइनल एपिथेलियम है। बस फर्क इतना है कि ये मियोसिस नहीं करता। बहुत ध्यान से देखिए, ये मियोसिस नहीं करेगा। मियोसिस कौन करेगा? ये करेगा, जिसका नाम है जर्म सेल, और ये क्या करेगा? इसको स्पर्मेटोगोनिया में कहूंगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई है। एक चीज और मुझे समझाइए, आपसे कोई अगर ये पूछ ले, आपसे अगर कोई ये भी पूछ ले कि ये बताइए प्राइमोर्डियल जर्म सेल की प्लॉइडी कितनी होगी? आंसर शुड बी 2n। इसकी प्लॉइडी हमेशा याद रखिएगा 2n होगी, तो गलती के चांसेस ना हो, कहीं ऐसा मत बोल देना कि इसकी प्लॉइडी जो है वो n होगी, इसी से सीधे सीधे स्पर्म बन जाते हैं। n नहीं होती बच्चे, ये डिप्लॉइड होती है, इसकी प्लॉइडी 2n होगी। अब बहुत ध्यान से देखिए कि अब क्या होने वाला है। अब मैं आपको इतनी बात तो मैं आपको समझा चुका, और ये पर्टिकुलर चीज क्या बनी? तो इसे हम लोग सिंपली क्या बुलाते हैं? टेस्टिस ब्लड बैरियर। ये टेस्टिस ब्लड बैरियर है, और ये सेल आ गई जिसको हम लोगों ने क्या बोला है? जर्माइनल एपिथेलियम। सॉरी, ये जो सेल्स हैं इनको हम लोगों ने क्या बोला है? क्या नाम है इनका? सर्टोली सेल्स। चले आगे। अब सुनो ध्यान से,
फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल, मैं जरा यहीं पे तुम्हें दो तीन चीजें, ये तो सिर्फ लिखना है आप लोगों को, इसको नोट करते चलिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये फंक्शन इनका जरा बताइए, फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल, फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल क्या है, तो आप क्या आंसर करेंगे मुझे? फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल में आप मुझे क्या आंसर करेंगे कि सर्टोली सेल के फंक्शन क्या होते होंगे? सुनिए ध्यान से। पहला फंक्शन मैं आपको बताऊंगा, प्रोडक्शन ऑफ, ये सब लिखने वाली कहानियां हैं, प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इसकी फुल फॉर्म मत लिखिए, अभी नीचे आई जाएगी, या चाहते हैं तो लिख भी लीजिए, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पता होना ही चाहिए। इसे हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन क्या होता है बच्चे? टेस्टोस्टेरोन। इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन कहीं से बनेगा तो ये उसको बाइंड करके लेके आएगा, और बाइंड करके लाके उसको अंदर लाके स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को शुरू करवाएगा। तो फंक्शन देखिए क्या है, पहला ये हो गया कि ये प्रोडक्शन ऑफ एबीपी, एबीपी स्टैंड्स फॉर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। दूसरा देखिए, प्रोडक्शन ऑफ या सिंथेसिस ऑफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन का मैं नाम आप लोगों को लिखवा रहा हूं, और वो है इनहिबिन। ये इनहिबिन को भी बनाएगा, इनहिबिन। फिलहाल तो आप ये दो रख लीजिए, मेरे हिसाब से दो आपके लिए काफी रहेंगे। तीसरा मत ही रखिए, वो एंटी मुलेरियन प्रोडक्ट भी बनाता है, लेकिन आपको जरूरत नहीं है क्योंकि कहीं से कहीं तक भी जरूरत नहीं है। अगर होती, जरा सी भी होती तो मैं आपको जरूर बता देता। खैर छोड़ते हैं इतना। तो अब आप ध्यान से देखिए, दिस इज सिंपली योर सिंथेसिस ऑफ इनहिबिन एंड प्रोडक्शन ऑफ एबीपी। एबीपी कहां से निकलता है? ये निकलेगा सर्टोली सेल से। आपको यहां तक ये बात मोटे तौर पे समझ में आ चुकी है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। मैं पेपर नया ले रहा हूं, इसका या तो स्क्रीनशॉट मारो या फिर नोट कर लिया हो तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब मेरा सवाल तुमसे ये है कि अब होगा क्या? बहुत ध्यान से अब उन चीजों को समझने की कोशिश करिए। तो देखिए, हम ये कहेंगे कि प्यूबर्टी कब आती है किसी भी मेल के अंदर, क्योंकि मैं स्पर्मेटोजेनेसिस आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूं? स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा रहा हूं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा रहा हूं तो सीधी सी बात है, मैं तो प्यूबर्टी मेल की ही बात करूंगा। तो प्यूबर्टी मुझे बताओ मेल में फीमेल में कब आती? चलो फीमेल भी समझ लेते हैं। फीमेल में और मेल में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ किस दिन आएगी प्यूबर्टी, तो आप क्या कहोगे कि जिस दिन फीमेल के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा उस दिन, क्या जिस दिन उसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा उस दिन, या मेल में जिस दिन उसकी आवाज भारी हो जाएगी उस दिन, कंधे चौड़े हो जाएंगे उस दिन, मूंछें निकल के आ जाएंगी उस दिन? क्या लगता है आप लोगों को? क्या उस दिन कहेंगे? नहीं, ये प्यूबर्टी के सिम्टम हैं। इसका मतलब इन सब चीजों को लाने का काम किसने किया होगा? किसने किया होगा? सोचिए। तो अब आपको मैं ये समझा रहा हूं कि जिस दिन रिलीज हो जाए गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, उस दिन उस बच्चे में उस दिन उस बच्चे के अंदर प्यूबर्टी आ जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला? जिस दिन किसी भी मेल चाइल्ड में या फीमेल चाइल्ड में 10 साल के आसपास उसकी उम्र होनी चाहिए, अगर उस दिन उसके ब्रेन में हाइपोथैलेमस से GnRH, दिस इज सिंपली स्टैंड्स फॉर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, अगर ये निकल के आ गया और ये एक्ट करेगा इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, तो उस दिन आप कहेंगे कि ये बच्चा अब ये बच्चा अब प्यूबर्टी में आ गया है। मैंने कई बार पिट्यूटरी बोल दिया प्यूबर्टी को, ये बच्चा प्यूबर्टी में आ चुका है। आई थिंक ये बात अब आपको समझ में आ गई है। तो अब देख लेते हैं कि कहानी क्या है। प्यूबर्टी का मतलब ये हुआ कि ये आ गया आप लोगों का ब्रेन, और ब्रेन के अंदर ये पर्टिकुलर चीज जिसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन को बनाएगा जिसे हम लोग बोलेंगे GnRH। दिस इज सिंपली योर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका मतलब ये गोनेडोट्रोपिन कहीं ना कहीं से रिलीज करवाएगा। मैं बहुत शांति से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है यहां। अब ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये एक्ट कहां करेगा, तो देखो ये ध्यान से सुनना, ये एक्ट करेगा पिट्यूटरी के ऊपर, और पिट्यूटरी भी कौन सी वाली होनी चाहिए? एंटीरियर, पोस्टीरियर नहीं होनी चाहिए। एंटीरियर पिट्यूटरी अगर मैं इधर की तरफ देख रहा हूं तो आगे की तरफ है, अदरवाइज वो पीछे की तरफ है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनो कि ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये एक्ट करेगा किसके ऊपर? पिट्यूटरी के ऊपर। और कौन सी पिट्यूटरी के ऊपर बच्चे? एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। और उसके ऊपर जब इसने एक्ट किया तो यहां से एक इंपॉर्टेंट हार्मोन को इसने निकाल दिया, और वो हार्मोन जो यहां से निकला उसे हम कहेंगे गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन्स। और ये गोनेडोट्रोपिन दो होंगे, आप समझ गए कि एक होगा FSH और एक होगा LH, ये एक साथ निकलेंगे, इन्हें हम गोनेडोट्रोपिन कहते हैं। तभी तो ऊपर वाले हार्मोन को मैंने क्या बोला? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका मतलब गोनेडोट्रोपिन कौन निकालता है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए
कि गोनेडोट्रोपिन बताइए कौन निकालता है, प्रोडक्शन कौन करता है उसका, तो एंटीरियर पिट्यूटरी। लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन को निकालेगी कब, सवाल ये है ना। तो निकालेगी वो तभी जब ऊपर से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट कर जाए, तब निकालेगी, अदरवाइज नहीं निकालेगी वो। आप समझें? तो अब देखिए यहां से कि दिस इज सिंपली स्टैंड्स फॉर व्हाट। यहां पर ये जो पर्टिकुलर चीज है ये क्या हो गई, एफएसएच, और ये पर्टिकुलर चीज क्या हो गई, एलएच हो गई। तो मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में क्या बताया कि कितने हार्मोन जरूरी हैं स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए, तो आपने कहा था सर जीएनआरएच की जरूरत है, दूसरा गोनेडोट्रोपिन एफएसएचएलएच की जरूरत है, लो भैया वो भी आ गया। अब तीसरे भी किसी की जरूरत है, हाँ अरे तीसरा तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सुनो ध्यान से कहानी क्या है। अब कहानी क्या है वो मुझे दोबारा से आपको ऐसे बतानी पड़ेगी, देखो ध्यान से, फिर से मैं वही बात कर रहा हूं। देखो ये आ गया आपका प्राइमोर्डियल जर्म सेल, और ये ऐसे करके आ गई, और इनके बीच बीच में क्या लगा रहेगा, आप समझ गए ना, कुछ इस तरीके से ये सेल लगी रहेंगी। ये देखिए ये सेल लगी रहेंगी। नाम याद आ गया, इन सेल का नाम याद आ गया, सर्टोली सेल। ये नर्स सेल हैं, सस्टेंटाकुलर सेल भी बुलाया जाता है जनरली कई बार, ये नर्स सेल हैं। और इन सेल्स के ठीक बीच बीच में यहां पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेल लगी हुई हैं, और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जरा इनका नाम पुकारिए, एक बार नाम पुकारिए, इन्हें हम कहेंगे जर्म सेल्स। अब मुझे एक बात समझाना, अगर आपको पिछले लेक्चर से याद रहा हो तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ सर्टोली सेल्स, सर्टोली नहीं, इनके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर बाहर कुछ मैंने डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को पढ़ाए थे, अगर आपको याद रहा हो तो बताइए जरा क्या थे वो, याद आ रहा है? वो थे लेडिक सेल। और वो लेडिक सेल क्या प्रोडक्शन करेंगे, वो प्रोडक्शन करेंगे टेस्टोस्टेरोन नाम के एंड्रोजन का। तो बहुत ध्यान से देखिए, इनका नाम मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूं कि इनका नाम बताओ बच्चों क्या है। तो आपने कहा सर इनका नाम है LAYDIG, लेडिग सेल। द नेम ऑफ दैट सेल इज लेडिग सेल। अब सवाल ये है, लेडिग में L आया, लेडिग में क्या आया, L, और L से L मैच करना है आपको। तो आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो LH है ये सीधे जाके किसके ऊपर एक्ट करेगा, द आंसर इज लेडिक सेल के ऊपर, ये सवाल है। तो LH ने लेडिक सेल के ऊपर एक्ट कर दिया, साथ में गया FSH भी है, ये मत समझना कि वो नहीं गया है, क्या वो भी गया है। तो LH ने लेडिक सेल के ऊपर एक्ट किया, और जैसे ही लेडिक सेल के ऊपर एक्ट किया तो यहां से प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। जल्दी बोलो किस चीज का प्रोडक्शन होना शुरू हो गया, क्या आंसर करेंगे आप? तो आंसर आएगा कि सर यहां से अब बनेगा टेस्टोस्टेरोन। ये देखिए ये टेस्टोस्टेरोन यहां बनना शुरू हो गया। क्लियर हो गई बात? तो LH ने कहां एक्ट किया, LH ने कहां एक्ट किया, LH ने एक्ट किया है लेडिक सेल के ऊपर, और लेडिक सेल ने यहां से क्या बनाना शुरू कर दिया, यहां से टेस्टोस्टेरोन बनाना शुरू कर दिया। बट द प्रॉब्लम इज कि आपने बनाना तो शुरू कर दिया, वो बात सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो अंदर है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अंदर है, तो ये हार्मोन अंदर कैसे जाएगा? अब हार्मोन अंदर जा नहीं पाता। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसी चीज की जरूरत है या ऐसी प्रोटीन की जरूरत है जो इस एंड्रोजन को बाइंड करे और बाइंड करके अंदर डिफ्यूज करा के ले आए। तो मैंने क्या वर्ड बोला, मुझे एक ऐसी प्रोटीन की जरूरत है जो एंड्रोजन से बाइंड हो जाए, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब आपको शायद बात समझ में आ गई होगी। और ये काम मुझे कौन करके देगा, ये काम मुझे LH करके दे, सॉरी FSH करके देगा। तो ये FSH एक्ट करेगा किसके ऊपर, देखो ध्यान से देखो, ये सर्टोली सेल के ऊपर एक्ट कर जाएगा। आप ध्यान से देखिए, मैं आपको हार्मोनल कंट्रोल भी साथ साथ पढ़ाते हुए चल रहा हूं, एनसीईआरटी ने उसको बाद में पढ़ाया है, लेकिन मैं साथ साथ उसको निपटाते हुए चल रहा हूं, बात को समझिए। तो दिस इज सिंपली योर FSH, FSH विल एक्ट ऑन सर्टोली सेल, विल एक्ट ऑन सर्टोली सेल। ये देखिए एक्ट ऑन सर्टोली सेल, एंड सर्टोली सेल जब यहां एक्ट करेगी तो यहां से ये कुछ चीजें निकालेगी। अब जल्दी बताइए ये पर्टिकुलर चीज क्या है, ये इसने रिलीज करना शुरू कर दिया। क्या नाम है इसका, इसका नाम है ABP। अब ये ABP बाहर जाएगा, बहुत ध्यान से देखिए, ABP बाहर जाएगा, चला गया बाहर, और बाहर से ये बहुत सारे, बाहर से ये एंड्रोजन को बाइंड करेगा, ये बाहर से एंड्रोजन को बाइंड करेगा, और फिर एंड्रोजन को बाइंड करके उस एंड्रोजन को डिफ्यूज करा के अंदर ले आएगा। सॉरी इतना अंदर नहीं लाना है, यहां ले आएगा। ये देखिए ये यहां ले आया, ये आ गया अंदर कौन, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन को हम किस कलर से दिखा रहे हैं, इस कलर से दिखा रहे हैं। तो ये लीजिए टेस्टोस्टेरोन यहां पर आ चुका है। अब देखो क्या हुआ कहानी, तो बात समझ में आ गई। पहला स्टेप क्या है जरा नोट करो, मैं बोल देता हूं आप लोग नोट करिए। पहला स्टेप क्या है कि टेस्टोस्टेरोन कहां से रिलीज होगा, लेडिक सेल से, और लेडिक सेल कब उसको निकालेगी, जब
LH लेडिक सेल के ऊपर एक्ट करेगा, टेस्टोस्टेरोन निकलेगा, लेकिन टेस्टोस्टेरोन अंदर डिफ्यूज नहीं हो पाएगा, तो मुझे उसके लिए एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन चाहिए, और वो स्पेशल टाइप की प्रोटीन मुझे सर्टोली सेल प्रोवाइड करके देगी। वो मुझे तब देगी जब FSH सर्टोली सेल पे एक्ट करे, वहां से ABP निकलेगा, और ABP क्या है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन क्या है यहाँ पे, टेस्टोस्टेरोन। तो फिर यहां से ये ABP बाहर जाएगा, जो कि इजीली पास हो सकता है, इसीलिए इसका इतना ज्यादा इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है। बाहर से ये क्या करेगा, बाइंड करेगा किसको, टेस्टोस्टेरोन को, और बाइंड करने के बाद में डिफ्यूज करा के लेके आएगा। बात समझ लो, डिफ्यूज करा के लेके आएगा किसको, टेस्टोस्टेरोन को। और एक बार टेस्टोस्टेरोन जब कहां पर आ गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आ गया, तो अब ये स्टार्ट कराएगा, इनिशिएट कराएगा किसकी प्रोसेस को, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करा देगा। अब आपको बात समझ में आ रही है। तो चलिए, तो अब देखिए यहां से हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग यहां से पढ़ रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे हो तो इसके 3 स्टेप होंगे। नंबर 1, पहला होगा मल्टीप्लिकेशन फेज। इसका पहला फेज क्या है, ध्यान से देखिए, पहले यहां पर क्या होने वाला है, मल्टीप्लिकेशन फेज। यू नो व्हाट, मल्टीप्लिकेशन फेज का मतलब ये हुआ कि यहां पर जो ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल हैं, ये मल्टीपल करेंगे अपने आप को, ये डिवाइड करेंगे अपने आप को, और डिवाइड करेंगी तो अपनी प्लॉइडी को आधा नहीं करेंगी। बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए। अगर तुमने मुझसे ये कहा कि सर बताइए एक टेस्टिस के अंदर ये जर्म सेल कितनी लगी हुई है, सेल बताइए कितनी लगी हुई है, मैंने कहा मान लो 100 हैं, मान लो 100 हैं। एक प्रीमोर्डियल सेल से, एक सेल से कितने स्पर्म बन सकते हैं, द आंसर इज 4। एक से कितने बन सकते हैं, 4। तो एक बात बताओ, 100 से कितने बनेंगे, 400। तो स्पर्मेटोजेनेसिस तो हर 74 दिन के बाद क्या होगी, रिपीट होगी। तो आपको ये नहीं लगता कि सर स्पर्म तो करोड़ों अरबों में बनते हैं, अरबों में नहीं सॉरी करोड़ों में बनते हैं। तो फिर एक टाइम तो ऐसा आ जाएगा कि ये सारे का सारा जो नीली वाली सेल है ये तो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये सब क्या करेंगी, स्पर्म बना डालेंगी। तो इसका मतलब मुझे पहले इनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन का मतलब इनको पहले मुझे माइटोटिकली डिवाइड करना पड़ेगा। माइटोटिकली वर्ड मैंने बोला है, मियोटिक मत बोल देना, माइटोटिकली इसका मतलब पहले नंबर बढ़ेंगे, माइटोसिस होगा, अभी मियोसिस मत कराना। मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आई है, आ गई? अगर आ गई है तो आगे चलूं भाई, चलो। तो अब ध्यान से देखो कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसको यहां से लेके चलते हैं, इसे हटा दूं, इस पर्टिकुलर चीज को मैं यहां से हटा दे रहा हूं, ये देखिए, या इतना हटा देता हूं, ठीक है, ताकि मैं यहां पर कुछ लिख पाऊं। चलिए, तो ये आ गई एक सेल, ये आ गई एक सेल। तो अब ये सेल क्या करेगी, इस सेल के अंदर प्लॉइडी बताओ बच्चों कितनी है, तो आपको होगा सर 2n है। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं मैं, बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को। तो ये है क्या, 2n, इसकी प्लॉइडी कितनी है, 2n। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि द प्लॉइडी ऑफ दैट सेल इज 2n। और ये क्या है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ये क्या है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ये जर्म सेल क्या करेगी, अब ये डिवीजन करेगी। और डिवीजन कौन सी वाली करेगी, डिवीजन कौन सी वाली करेगी, ये देखिए ध्यान से, हटो यार, ये देखिए, ये कितनी सेल बनाएगी बच्चों, ये 2 सेल बनाएगी। और 2 सेल बनाई इसने, एक ये बना दी, एक ये बना दी, और अगेन दोनों की प्लॉइडी कितनी कितनी लिख रहा हूं मैं, जरा ध्यान से देखना, 2n लिख रहा हूं। तो मुझे एक बात बताओ, जब किसी सेल की प्लॉइडी 2n हो, अगर आपने सेल साइकिल पढ़ी है तो, अगर सेल की प्लॉइडी 2n है और बनने वाली डॉटर सेल की प्लॉइडी भी 2n है, तो इस तरह की डिवीजन प्रोसेस को हम लोग माइटोसिस कहते थे। माइटोसिस का मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन। इसका मतलब यहां पर मैं आप लोगों को क्या लिख के दिखाने वाला हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर जगह पर क्या हो रहा है बच्चे, माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस का मतलब हुआ इक्वेशनल डिवीजन है। अब आप ये पूछ सकते हो मुझसे कि सर इक्वेशनल डिवीजन क्यों करा रहे हो, मैं आपको वजह बता रहा हूं। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब ये हुआ कि पहले मल्टीप्लिकेशन फेस कराइए, पहले मल्टीप्लिकेशन फेस कराइए, पहले ढेर सारे प्राइमोर्डियल ओवा बनाइए, और ये आगे भी डिवीजन कर सकते हैं। मैंने तो फिलहाल 2 ही दिखा दिए, लेकिन मैं आगे भी कह सकता हूं कि माइटोसिस में एक बार और हो सकता है, एक बार और हो सकता है। तो अब सोचिए, एक ही सेल पहले कितनी सेल बना रही है, 4-10 सेल बना रही है। एक सेल कितनी बना रही है, 2, 4, 8 बना ले रही है। फिर इसमें से किसी एक सेल को आप लोग नाम से याद रख पाओ तो A कह दो, दूसरे को मान लो आप B कह दो। और मैं आपसे अब ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अब इस A वाली सेल को तुम लोग वापस भेज दो। अब आप पूछोगे सर वापस क्यों भेजा, वापस इसलिए भेज दिया बच्चे ताकि मैं ऊपर से सेल के होने वाले नुकसान की भरपाई तो कर पाऊं, अदरवाइज फिर तो ये सेल खत्म हो जाएंगी। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई है, पता नहीं मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि आपको ये बात समझ में
आ गई है। तो ये सेल मैंने वापस ऊपर की तरफ भेज दी ताकि मैं रिकवरी ले सकूं। ऐसा ना हो कि एक ही झटके में सारी की सारी सेल स्पर्म बना गई और आपका टेस्टिस में से अब सारी सेल गायब, तो फिर अगला सेट कैसे बनाओगे। तो इसीलिए इनको मैंने वापस भेज दिया और इस वाली सेल को अब मैं नीचे की तरफ लेके आया और मैंने इनको बोला कि अब तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, और ये अभी भी क्या है, 2n है। इस पर्टिकुलर सेल को अब मैं बोलूंगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब आपको समझ में आएगा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसे कहते हैं। लेकिन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो होगा जो अब तैयार है मियोसिस करने के लिए। इसका मतलब इसमें डिवीजन कई चले हैं, 1 2 3 4 डिवीजन चले हैं, माइटोसिस वाले, मियोसिस नहीं माइटोसिस वाले डिवीजन चले हैं, ताकि मैं नंबर बढ़ा पाऊं। अब जब नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गए तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि कुछ सेल्स को मैंने वापस ऊपर प्लॉइडी यानी ऊपर की सेल्स का जो नुकसान हुआ, शेड हुई है, उनको वापस सेट करने के लिए भेज दिया कि अब तुम वहां जाके लग जाओ। पहले कुछ सेल उसमें से रोक ली जिनको मैंने AB नंबर भी दे दिया है, और कुछ सेल को मैंने बोला कि अब तुम्हारा नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोजेनेसिस, हाँ ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसका मतलब ये वो सेल है जो अब आगे माइटोसिस नहीं करेंगी, अब ये तैयार है क्या करने के लिए, रेस लड़ने के लिए। रेस नहीं मतलब ये कहो कि मियोसिस करने के लिए रेडी है। और मियोसिस 2 पार्ट में डिवाइड, मतलब 2 पार्ट में होगा, क्या, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो देखो नाम से इंडिकेट हो रहा है मियोसिस 1 मियोसिस 2। आप कैसे याद रखोगे, मैं आपसे पूछूं मियोसिस 1 कहां होता है, तो 1 से 1 को मैच करो, 1 से 1 को मैच करो। आप कहोगे सर मियोसिस 1 होगा 1 नंबर के स्पर्मेटोसाइट में, मियोसिस 1 होगा 1 नंबर के स्पर्मेटोसाइट में, मियोसिस 2 होगा 2 नंबर के स्पर्मेटोसाइट में। हो गई कहानी खत्म। आपको समझ आ? तो अब मुझे बताइए मुझे यहां क्या करना है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अब ये सेल क्या करेगी, ये मियोसिस करेगी, ये मियोसिस करेगी। बहुत ध्यान से देखिए, मैं यहां लिखूंगा कि यहां से MEIOSIS, ये मियोसिस, और आगे मैंने लिख दिया 1। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि जरा जल्दी से बताइए मियोसिस 1 किस में होता है, तो 1 से 1 मैच करो और आप बोलो मियोसिस 1 होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन। अब मुझे एक बात बताओ, जब मियोसिस हो गया तो फिर ये एक सेल बनी, फिर एक ये सेल बनी, लेकिन इस बार इनकी प्लॉइडी N है। अब इनकी प्लॉइडी कितनी होगी बच्चे, N, और इन्हें हम लोग अब क्या कहेंगे, इनका नाम बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो गया। क्लियर हो गई बात थोड़ी सी, अरे समझ में आ रहा है, दिस इज सिंपली योर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब मैं आपसे पूछूंगा कि सेकंड मियोसिस किसमें होता है, तब आप आंसर करेंगे सर सेकंड से सेकंड को मैच करिए, इसका मतलब सेकंड स्पर्मेटोसाइट में सेकंड मियोसिस होगा। तो अब मुझे जल्दी से बताइए, यहां से सेकंड स्पर्मेटोसाइट होगा, सॉरी सेकंड क्या होगा, डिवीजन होगा मियोसिस का, तो ये ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा। तो सेल कितनी बनेगी, बहुत ध्यान से देखिए, एक सेल ये बनी, एक सेल ये बनी, एक सेल ये बनी, एक सेल ये बनी, इसका मतलब एक सेल ने 4 बनाई है। इन सबकी प्लॉइडी बताओ, इन सबकी प्लॉइडी कितनी होगी, N/2, N से आधी हो जाएगी। थप्पड़ मारो अपने आप के एक, अगर N/2 बोला है किसी ने, तो इन सबकी प्लॉइडी भी कितनी होगी, N ही होगी। तो आप ये कहोगे सर N क्यों बोला, क्योंकि बेटा मियोसिस 2 जो होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होगा, वो माइटोसिस की तरह है। तो फिर कराया ही क्यों भाई, आपने मियोसिस 1, आप मियोसिस क्यों कराना चाहते हो, प्लॉइडी आधी करने के लिए। प्लॉइडी तो मियोसिस 1 पे आधी होगी, तो फिर मियोसिस 2 क्यों कराया। तभी तो मैंने आपसे बोला था सेल साइकिल पढ़ाना बहुत जरूरी है। यहां पर क्रोमोसोम अभी भी डुप्लीकेटेड है, तो क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमैटिड को तोड़ने के लिए मुझे मियोसिस 2 की जरूरत पड़ेगी। भाई साहब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा यहाँ पे, क्योंकि फिर यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म, सेल साइकिल शुरू हो जाएगी, और वो मैं करना नहीं चाहता। तो अभी रुक जाइए, आप समझा दूंगा वो भी आराम से। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, तो आपने लिखा सर मियोसिस, मियोसिस, और देख लो ध्यान से मैंने बड़ा बड़ा शब्दों में लिख दिया है मियोसिस 2। तो दोबारा बताइए मियोसिस 1 कहां होता है, आंसर इज सर मियोसिस होगा 1 होगा 1 में, मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, 2 में होगा सेकंड मियोसिस, मतलब सेकंड स्पर्मेटोसाइट में। बस बात खत्म हो गई। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये ब्लू कलर के जो गोल गोल छल्ले आपके हाथ में आ गए, इन्हें आप क्या कहेंगे। तो देखो ध्यान से देखना, इन्हें हम कहेंगे स्पर्मेटिड, इन्हें हम कहेंगे स्पर्मेटिड। बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये स्पर्मेटिड है। अब सुनो एक कहानी और सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि यहां से लेके यहां तक की प्रोसेस को हम, मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनने तक की प्रोसेस को हम स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। बहुत ध्यान से समझ लो मेरी बात, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहेंगे। तो इसका मुझे नाम लिखना पड़ेगा, क्या लिखूं, कैसे लिखूं, लो लिख दिया, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। इसे मैंने स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बोला। फिर इसके बाद क्या होगा,
इसके बाद ये होगा कि अब इनका मैच्योरेशन होना शुरू होगा, मैच्योरेशन होना शुरू होगा। और मैच्योरेशन का मतलब ये हुआ कि ये जो स्पर्म अब तुम्हें ऐसे दिखाई पड़ रहा है ना, अब ये स्पर्मेटिड अब ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में बदल जाएंगे। ये देखिए ध्यान से, ये इस तरह के स्ट्रक्चर में बदल जाएंगे और ये जो स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ, इस स्ट्रक्चर को हम लोग स्पर्म कहेंगे, इसे स्पर्म कहेंगे। छोटे बड़े हो गए कोई बात नहीं, समझ लो आप, मेरा हाथ ऐसे ही चल रहा है, एन 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 एन। और अब बताओ इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम लोग कहेंगे कि सर ये आ गए स्पर्म्स, इनका ये मैच्योरेशन हो गया। मैच्योरेशन का मतलब डिफरेंशिएशन कह सकते हो, है ना। अब सुनो, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? मतलब यहां से लेकर के यहां तक बनने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इसका मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। फिर मैं आपसे ये कहूंगा कि अब मुझे ये बताओ स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस दोनों प्रोसेस को अगर एक साथ मिला दिया जाए तब इसे हम क्या कहेंगे? तब हम इसे कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। तो SPERMATOGENIS, ये है कहानी। तो अब अगर आपसे कोई पूछो व्हाट डू यू मीन बाय स्पर्मेटोजेनेसिस, तो आप कहोगे स्पर्म बनने की प्रोसेस। लेकिन स्पर्म बनने की प्रोसेस में भी तो दो प्रोसेस हैं, क्या क्या? पहली है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और दूसरी है स्पर्मियोजेनेसिस। अब बहुत ध्यान से एक बात को फिर समझ लो, मैं बार बार ये बात आपको बोलता रहता हूं कि जो भी समझ रहे हो बड़े ध्यान से समझ लो। ये वाली प्रोसेस फास्ट है, इसका मतलब क्योंकि इसमें कुछ खास काम तो हो नहीं रहा है, बस मियोसिस हो जा रहा है, गोल से गोल सेल बन गई। सुनो ध्यान से मैंने क्या कहा, गोल सेल से गोल सेल बन गई। जैसे मान लो घर में मम्मी आटे से रोटी बना रही है ना, और उन्होंने आपको ये बोला कि सिर्फ पेड़े बना के रख दो। पेड़े समझते हो, ऐसे करके गोल गोल पेड़े बना के रख दो। आटा रखा हुआ तो आपने क्या किया? उठाया, पेड़ा बना के रख दिया, उठाया, पेड़ा बना के रख दिया, उठाया, पेड़ा बना के रख दिया, उठाया, पेड़ा बना के रख दिया। फिर दूसरे बच्चे को क्या बोला कि बेटा ये पेड़े बना रहा है, तो उन पेड़ों को उठा, हाथ पे रख, दबा और रोटी बना। और रोटी बना के फिर उसको तवे पे डाल के फिर उसको सेक, और रोटी फिर जब पक जाए तो उसको उठा के डब्बे में डाल दे। दोबारा सुनो क्या प्रोसेस है, समझ में आएगा आपको। अरे टेंशन मत लो, सुनो ध्यान से। हम दो भाई हैं, तो मेरी मम्मी क्या बोली कि आटा मैंने बना दिया। आरिफ क्या करेगा? आरिफ आटे को उठाएगा और पेड़े बनाएगा। पेड़े बना दिए, मैं पेड़े बना के रख रहा हूं, पेड़े बना के रख रहा हूं। मेरा भाई आसिफ, उसको क्या बोला? तू पेड़े उठाएगा और रोटी बनाएगा। तो उसने पेड़ा उठाया, रोटी बनानी शुरू की, तवे पे डाल के रोटी बनाई। मुझे एक बात बताओ, किसका काम तेज है? ऑब्वियसली मेरा। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ पेड़े बना रहा हूं, मैं बस उठाता हूं, गोल से गोल बना के रख दिया। लेकिन ज्यादा काम कौन कर रहा है? मेरा भाई, क्योंकि उसके काम में लेट हो रहा है। तो एक टाइम कौन सा आएगा पता है? एक टाइम कौन सा आएगा कि वो रोटी बना रहा, रोटी बनाते बनाते वो बोलेगा आरिफ थोड़ा आराम से कर ले भाई, इतने पेड़े बना के रख दिए, पहले मुझे तो काम करने दे। तो जिस टाइम में पेड़े बना रहा था ना, और आसिफ मेरा भाई काम कर रहा है, तो मम्मी ने क्या बोला? आरिफ पेड़े बहुत ज्यादा हो गए, अब तू रुक जा। अच्छा हाँ, इतने ढेर सारे पेड़े हो गए, पहले इसको रोटी तो बनाने दे। तो वो रोटी बना रहा, अब देखो मैं शांत बैठा हूं। एक्चुअली मैं तो सिर्फ गोल गोल एरिया की गोल गोल चीजें बना रहा हूं, इसलिए वो जल्दी हो जा रही हैं। टाइम कंज्यूमिंग काम कौन सा वाला है? मैच्योरेशन का। जब उन गोल पेड़ों से रोटियां बन रही हैं, पक रही हैं, वो काम लंबा है। तो अब आपको बात समझ में आएगी कि ये वाला काम तो फास्ट है, गोल से गोल ही सेल बन रही, झटपट झटपट बनती चली जाती है, इकट्ठी हो जाती हैं। लेकिन ये काम में बड़ा समय लगता है स्पर्मियोजेनेसिस में। तो पता ये चला कि स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस जो है ये कैसी है? स्लो है, क्योंकि यहां पर रोटी गोल पेड़े से बन के पकाई जाएगी, तवे पे पटकी जाएगी। आप समझ लीजिए लंबा प्रोसेस है। तो अब ये सवाल आया कि अब यहां पर सर्टोली सेल का दूसरा फंक्शन समझो, और वो दूसरा फंक्शन क्या है कि अब सर्टोली सेल यहां से क्या रिलीज करेगी? सर्टोली सेल यहां से क्या, मैं यहां लिख दूं, सर्टोली सेल यहां से, सर्टोली सेल विल रिलीज एक नया हार्मोन जिसका नाम क्या है? इनहिबिन, टू check negative feedback on hypothalamus and pituitary। अब आपको बात समझ में आएगी। देखो क्या हुआ। इसका मतलब जब ये वाली प्रोसेस बहुत तेज चल रही है और ये वाली स्लो है,
तो फिर तुरंत सर्टोली सेल क्या देखेगा, भाई यहाँ तो गुच्छा मतलब छत्ता लग गया, इतनी सारी सेल्स बन गई, जबकि इस प्रोसेस में टाइम लग रहा है। तो वो क्या करेगा, वो उस हार्मोन को रोकने की कोशिश करेगा। कौन से वाले को, जल्दी बोलो, इसको टेस्टोस्टेरोन को। और टेस्टोस्टेरोन को कौन निकाल रहा है, लेडिक सेल। लेकिन लेडिक सेल को कौन एक्टिवेट करा रहा है या उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपका LHFSH। LHFSH कहां से आ रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो ये जो इनहिबिन है, ये देखिए ध्यान से, ये जो इनहिबिन है ये किसके ऊपर चेक लगा देगा, एक नेगेटिव एंटीरियर पिट्यूटरी, और किसके ऊपर चेक लगा देगा, GnRH निकालने के लिए हाइपोथैलेमस, दोनों के ऊपर एक नेगेटिव चेक मार देगा और क्या बोलेगा, भाई रुक जाओ, भाई रुक जाओ। क्यों, अबे इतना सारा तुम लोगों ने क्या बना के रख दी, स्पर्मेटिड बना के रख दी, जबकि ये प्रोसेस तो स्लो है। तो उसको कम करने के लिए यहां पर इनहिबिन की आपको जरूरत पड़ेगी। तो क्या करेगा इनहिबिन, दोबारा सोच लो और समझ लो। इनहिबिन क्या करेगा, बैटरी काफी है, हाँ। इनहिबिन क्या करेगा, इनहिबिन नेगेटिव चेक लगाएगा किसके ऊपर, पिट्यूटरी के ऊपर और गोनाडोट्रोपिन के ऊपर। गोनाडोट्रोपिन के ऊपर ही लगाता है मेनली, हालांकि इसके ऊपर भी लगाता है, पिट्यूटरी के ऊपर भी। आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। देखो फिर से मम्मी का फोन आ गया और मुझे उठाना पड़ेगा। हाँ मम्मी, भाई अभी तो मैं रिकॉर्डिंग में हूँ, क्या हुआ, कोई दिक्कत? नहीं, एक गोली और नहीं खानी है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, ना दिक्कत तो नहीं हो रही। अच्छा, तो एक काम करो, रुको, अभी मैं बस 10 बजे तक पहुंच रहा हूं, अभी थोड़ा सा, हाँ रेस्ट करो, ठीक है, पानी वानी पी लो। हाँ चलिए, भाई मम्मी का फोन आ जाएगा बीच में तो मैं चाहे कहीं भी हूं मैं उठाऊंगा जरूर, है ना। चलो कोई बात नहीं। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई है। लो जी, आज कुछ ज्यादा ही नहीं कर दिया मैंने, स्क्रीनशॉट मारो बच्चों फटाफट, हो गया। चलो अभी इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो ये प्रोसेस पूरी की पूरी आपको समझ में आ गई। मैंने आपको इतनी देर से क्या समझाया, हाँ इतनी देर से मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए अब मैं जरा आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ा देता हूँ। पहले खत्म हो चुका चैप्टर, और क्या, ये वाला लेक्चर मतलब खत्म हो ही चुका। देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, ये कहां से आएंगे, यस ये देखिए, इन टेस्टिस इमेच्योर मेल जर्म सेल, जिन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया, प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। आगे देखिए, दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी। वो मैंने आपको क्या बोला कि प्यूबर्टी तभी आएगी जब पिट्यूटरी ग्लैंड, सॉरी पिट्यूटरी नहीं, हाइपोथैलेमस जब पहली बार उस बच्चे के अंदर क्या रिलीज कर देगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, क्या रिलीज कर देगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और वो एक्ट करेगा इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। सुनिए, द स्पर्मेटोगोनिया, इसका मतलब जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसमें स्पर्मेटोगोनिया का क्या होगा, ये देखिए सिंगल है और स्पर्मेटोगोनियम सिंगुलर फॉर्म है स्पर्मेटोगोनियम, और गोनिया क्या है, प्लूरल है। देखिए, प्रेजेंट ऑन इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मैंने आपको अभी पीछे वाली क्लास में ये बात बताई कि वो क्या करेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर लगी हुई है स्पर्मेटोगोनिया, और इसमें देखो क्या लिखा, मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन। अगर आप नहीं भूले हैं तो मैंने आपको बोल रखा है ना, मल्टीप्लाई करेगा माइटोटिक डिवीजन से पहले, ताकि नंबर बढ़ाए जा सके। अदरवाइज एक टाइम तो ऐसा आएगा कि सारे का सारा जर्माइनल एपिथेलियम खत्म हो जाएगा। फिर देखिए, एंड इंक्रीज इन नंबर्स, और वो अपने आप को नंबर में बढ़ाता है। आगे देखिए, ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम। आप समझते हैं कि हमारे अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर एक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46, यानी 23 पेयर। आधा पेयर, मतलब आधा पेयर नहीं कहूंगा, एक पेयर, एक सेट पूरा मम्मी से मिला है, एक सेट पूरा पापा से मिला है। आगे देखिए, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कोई मुझे बताएगा कि इनमें से मैंने, ये जो डिवीजन चल रही है, इनमें से कुछ को मैंने इस पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा और कुछ को मैंने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नहीं कहा। तो जो सेल मियोसिस करने के लिए अब तैयार है, मैं सिर्फ उसे क्या कहूंगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और जो तैयार नहीं है वो ऊपर जाकर के उस लॉस को पूरा करेगी, उसे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नहीं कहेंगे। आगे बढ़िए, पीरियोडिकली अंडरगो, देखो ये लिखा हुआ मियोसिस, अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ये रिडक्शन डिवीजन है, लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स, जिन्हें आप सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। इक्वल क्यों कहा, क्योंकि बराबर हैं दोनों सेल। फीमेल के अंदर ये अनइक्वल होंगी, एक बड़ी बनेगी एक छोटी बनेगी, छोटी वाली चीज को हम पोलर बॉडी कहेंगे। आगे बढ़िए, आगे देखिए, which have only the 23 chromosome each. The secondary spermatocyte undergo second meiotic division, बहुत आराम से समझ में आ रहा है, सेकंड स्पर्मेटोसाइट सेकंड डिवीजन में जाएगा, और ध्यान से देखिए, प्रोड्यूस करेगा 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड, मतलब एक सेल 2 करेगी, दूसरी सेल भी 2 करेगी, तो टोटल मार के 4 हो गई। आगे देखिए, व्हाट वुड बी द प्लॉइडी, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड। आप मुझे बताइए स्पर्मेटिड में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, अगर थप्पड़ नहीं खाना है तो 23 ही बोलना, 23 क्रोमोसोम्स ही हैं।
और क्रोमोसोम 23 है, प्लॉइडी उसकी n है। बस फर्क इतना है कि उसके जो क्रोमोसोम्स की जो सिस्टर क्रोमैटिड है अब वो अलग अलग हो चुकी है। सेल साइकिल वाला पार्ट मेरा देखिएगा, अब आपको मिल जाएगा। अरे मच्छर कहां से आ गए इतने, आगे बढ़िए। द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, जिन्हें हम स्पर्म कहते हैं, और जो प्रोसेस होगी उसे हम लोग कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। बहुत ध्यान से देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, स्पर्मियोजेनेसिस लिखा है, जबकि मैंने आपको यहां पर कहा गया भाई, कहां गया, उसे ढूंढो। ये लो, ये देखो, ये स्पर्मियोजेनेसिस लिखा हुआ है। इसका मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस है, लेकिन एनसीईआरटी ने इस वाली चीज को नहीं बताया, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब आपको बात समझ में आ गई, आगे बढ़ा रहा हूं आप लोगों को। कहां पहुंचा, कहां पहुंचा, कहां पहुंचा, पीछे गए थे हम लोग। हाँ, यस यस, यहां आ जाइए। एंड आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हैड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। इसका मतलब ये जो मैंने आप लोगों को ये जर्माइनल एपिथेलियम बताया और ये क्या बता दी मैंने आप लोगों को, सर्टोली सेल। तो इन सर्टोली सेल से हेड क्या होंगे, चिपक जाएंगे। किसके हेड चिपक गए, स्पर्म के हेड चिपक गए। क्यों चिपक गए, और एक्चुअली स्पर्मेटिड चिपकते हैं यहाँ, स्पर्मेटिड चिपकते। देखो ये बनता चला जा रहा है, ये देखो, और ये पूरा बन गया, और फाइनली ये पूरा बन गया, तैयार हो गया। तो यहां से स्पर्मेटिड चिपकता है, और वो कितना होता है, एन, ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन, और ये देखो मैचुरेशन फेज पूरी हो गई। इसका मतलब ये इससे चिपकेगा, अपना अंदर क्या करेगा, चेंजेस लाएगा, ये चेंज आया, ये चेंज आया, और फाइनली ये बन गया। क्लियर हुआ। तो सर्टोली सेल क्या करती है, स्पर्म को नरिश करती है, समझ लो ध्यान से, नरिश करती है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और आगे देखिए कहां गया, सर्टोली सेल एंड आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो खुद सोचो, अगर इस तरह की कोई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये देखिए ऐसे करके, और ये देखिए ऐसे करके, है ना, और इसके अंदर ये देखिए ये क्या है, ये सेल क्या है, गोल गोल, आपने कहा ये सर्टोली सेल है, और इनसे क्या चिपका हुआ है, अभी मान लो स्पर्म चिपका हुआ है, ये देखिए, और ये स्पर्म जो है फाइनली कहां से निकल गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल गया। अगर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल गया तो इस प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन कहते हैं। तभी मैं आपसे कह रहा था कि इसको जरा ध्यान से समझ लेना, आपसे वो स्पर्मिएशन पूछ सकता है। ये लिखा है देखो कि फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिस प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन कहेंगे। और जब ये टेस्टिस से बाहर निकलेगा, सुनो मेरी बात ध्यान से, जब ये स्पर्म कहां से निकला, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकला, तो इसे मैं क्या कहूंगा, स्पर्मिएशन। लेकिन जब ये टेस्टिस से बाहर निकल गया, वासा इफ्रेंशिया से बाहर निकल गया, तो उसे हम कहेंगे सेमिनेशन। क्या बोला मैंने, सेमिनेशन। फिर उसके बाद जब ये पिनाइल शाफ्ट से बाहर निकल जाएगा तो हम उसे कहेंगे इजैकुलेशन। आप समझ गए। फिर जब ये बॉडी फीमेल की वेजाइना के अंदर पहुंच जाएगा तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे इंसेमिनेशन। आपको समझ आई बात। तो स्पर्मिएशन, सेमिनेशन, उसके बाद में पीनस से निकल जाएगा तो उसे हम बोलेंगे इजैकुलेशन, और इजैकुलेशन के बाद जब फीमेल की वेजाइना में ये डिपॉजिट हो जाएगा, पहुंच जाएगा, तो उसे हम कहेंगे इंसेमिनेशन। मैं सारे टर्म आप लोगों को लिखवा दूंगा, तंग ना हो आप लोग। आगे बढ़िए। तो ये चीज आपको यहां समझ में आ गई। अब छोटा सा और चीज बच रही है, और मुझे लगता है कि ये जो पर्टिकुलर चीज है वो मैं आपको समझा चुका हूं पीछे लेक्चर में। क्या क्या है देख लो ध्यान से। ये कह रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, और मैंने आपको बता दिया 10 से 12 साल मानो, ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको तुम लोग शॉर्ट में GnRH बुलाओगे। आगे देखिए, दिस यू रिकॉल द हाइपोथैलेमिक हार्मोन है ये, इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH एक्ट्स ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी, स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोपिन, नाम है लुटिनाइजिंग हार्मोन LH, एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। LH एक्ट ऑन द लेडिंग सेल, LH ऑन द लेडिंग सेल, और स्टिमुलेट करेगा सिंथेसिस सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन का नाम देखो यहां लिखा होगा, एंड्रोजन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन एंड्रोजन इतनी आसानी से अंदर नहीं आएगा, सर्टोली सेल पे FSH एक्ट करेगा, और FSH के ऊपर एक्ट करके वो क्या निकलवाएगा, FSH एक्ट करेगा सर्टोली सेल पे, क्या निकलेगा वहां से, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बाहर जाएगा, सब बांध के लाएगा किसको, टेस्टोस्टेरोन को, डिफ्यूज करा के अंदर लेके आएगा, अंदर लाने के बाद में फिर प्रोसेस को, स्पर्मेटोजेनेसिस को शुरू करवाएगा। आई थिंक ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई है। अब आपको समझ में आ गया FSH एक्ट ऑन सर्टोली सेल एंड स्टिमुलेट। अब पता नहीं मुझे क्या लिखा हुआ इसके नीचे, हाँ ये लिखा हुआ है देखो, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर। अब बताइए मुझे ये सम फैक्टर में से एक फैक्टर को नहीं ले सकते कि उसे हम लोग सिंपली बोलेंगे ABP। ABP स्टैंड्स फॉर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, बट दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर। ABP इज नॉट द ओनली फैक्टर। ऐसा मत समझो कि सिर्फ ABP ही निकल रहा है, भैया और भी चीजें हैं, इनहिबिन भी है, और भी 2-3 चीजें हैं, एंटीमुलेरियन फैक्टर भी है, तो कई सारे हैं, लेकिन नन ऑफ योर बिजनेस, अभी मत पढ़ो उस चक्कर में। तो विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। आई थिंक यहां तक ये बात ऑलमोस्ट सब बच्चों को समझ में आ चुकी है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी दिक्कत किसी को रही होगी।
आई थिंक, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई है। चलें आगे। काफी हद तक तुम्हें बढ़िया बढ़िया चीजें पढ़ा दी। इस डायग्राम पे तो मैं वारा जाऊं, वाह यार क्या बढ़िया चीज बनाई है मैंने, है ना, एकदम बढ़िया। कोई बात नहीं, समझाने की कोशिश है और लगभग मैंने तुम्हें सारी चीजें, बड़ी खुजली हो गई मेरी कमर में। ये मच्छर कहां से आ गए यार, मच्छर कहां से आ रहे हैं पता नहीं, कुछ मुझे मलेरिया ना कर दें। खैर चलो यहाँ आ जाओ। अब इसको 10 मिनट और लग रहे हैं, बस हो गया ये वाला। फिर उसके बाद फीमेल पे चलेंगे सीधे, फीमेल वाली कहानी समझेंगे। समझो ध्यान से। सो लेट अस एग्जामाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। जरा स्पर्म का स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो स्पर्म का स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, ये स्पर्मियोजेनेसिस की कहानी है, ये स्पर्मियोजेनेसिस की कहानी है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपसे ये कहने की कोशिश की, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि स्पर्मेटिड जो है वो कन्वर्ट होगा सीधे सीधे किसके अंदर कन्वर्ट होगा बच्चे, ओह एक तो ये डिस्प्ले में ना सब कुछ उल्टा उल्टा दिखाई पड़ता है, कैप इधर कर रहा हूं तो इधर हो जा रहा है। चलिए, स्पर्मियोजेनेसिस मतलब कि स्पर्म का बनना कहां से, स्पर्मेटिड से। तो ध्यान से देखिए, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ, एक हेड होगा उसके अंदर, ये देखिए यहां से लेके यहां तक हेड है, एक नेक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है छोटा सा ये नेक है, एंड अ मिडिल पीस, और उसके बाद में यहां से क्या शुरू हो गई, टेल। अब आगे देखिए, अब अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। ये बात बिल्कुल सही है, पूरी की पूरी स्पर्म को प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है, आप लोगों ने पढ़ा है लिपिड बाइलेयर, है ना, वो लगी हुई है इसके चारों तरफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्रॉपर। और इसके टॉप पे ये देखिए, स्पर्म हेड कंटेन द इलोंगेटेड पेलोड कहते हैं हैप्लॉइड न्यूक्लियस को। इसका मतलब इसके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यही थ्योरी याद करनी है तुम लोगों को, कुछ अलग से कुछ नहीं दूंगा मैं इसमें, कुछ है भी नहीं यार, देना ही क्या है ही क्या, उसमें कुछ नहीं है। ध्यान से समझिए, द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय द कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे आप लोग एक्रोसोम कहेंगे। ये देखिए, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर आ गया, इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो कि जोना पेलुसिडा को रप्चर करेंगे और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे। मैं आपको ये आराम से बताऊंगा जब मैं आपको फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगा, उसमें ये बात आपको समझ में आ जाएगी। इसके अंदर कोरोना पिनेट्रेटिंग एंजाइम भी है, कोरोना रेडिएटा पिनेट्रेटिंग एंजाइम भी है, जोना लाइसिन भी है इसके अंदर, हायालुरोनिडेज भी है इसके अंदर। लेकिन यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है, फर्टिलाइजेशन में जब ओवा के साथ इसका कॉन्टैक्ट कराएंगे, सिंगेमी कराएंगे, तब मैं आपको ये बता दूंगा। अभी इतना ही याद रखिए, द एक्रोसोम फिल्ड विद द एंजाइम दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। ये बात आपको मैंने यहां समझा दी। तो फर्टिलाइजेशन ओवम का अगर होगा तो वो तभी हो पाएगा जब स्पर्म उससे चिपके और उसके हेड से कुछ एंजाइम रिलीज होंगे, और वो एंजाइम जो रिलीज होंगे उनको सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे, जोना पेलुसिडा एंजाइम या जोना लाइसिन बोलेंगे, या एक्रोसोमल रिएक्शन वगैरह यहां से होंगी। द मिडिल पीस पॉजेस द न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया है ये सीढ़ीदार ऐसे करके, जैसे गोल वाला जीना नहीं होता डीएनए की तरह, ये ऐसे करके लगा होगा, है ना, ऐसे करके लगा होगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, निबेन कर्ण, लेकिन आपके सिलेबस से बाहर है। और उसके चारों तरफ जहां जहां पर भी इस वाले मतलब इन माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा जो ये साइटोप्लाज्म फैला पड़ा है ना, इसे हम लोग कहते हैं मेनशेट। आप देख लीजिए मैंने क्या क्या वर्ड बोले हैं। साइटोप्लाज्म को तुम लोग क्या बुलाने वाले हो, साइटोप्लाज्म अराउंड माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड मेनशेट, CHHETTE। शायद इसमें सिंगल एच होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आप चेक कर लीजिएगा। इसको हम लोग बोलेंगे मेनशेट। और माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी सोर्स ऑफ स्विमिंग है, इसे हम लोग बोलेंगे निबेन कर्ण। बस, और इसके अंदर अब यहां पर तुम लोगों को वो मिलेंगे दो, क्या, सेंट्रियोल। अब ध्यान से सुन लीजिए सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि यहां पर आप लोगों को क्या मिलेंगे बच्चों, सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल दो होंगे, जिसमें से एक को तुम लोग बोलोगे प्रॉक्सिमल, और दूसरे को तुम लोग बोलोगे डिस्टल। अभी आपको ये बात समझ में आएगी कि यहां से फिर ये पूंछ निकलना शुरू हो गई, और ये देखिए इसका जो एरे होगा वो भी कितना होगा, 9+2 का होगा अगर कट सेक्शन देखा जाए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं किसी माइटोकॉन्ड्रिया को यहां से इस तरीके से कट सेक्शन दिखाऊं, तो तुम लोगों को उसमें क्या चीज दिखाई पड़ेगी, आपको उसके अंदर कटे हुए माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई पड़ेंगे चारों तरफ। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इस तरह की बात करूंगा कि ये इसमें कटे हुए माइटोकॉन्ड्रिया आ गए। बहुत ध्यान से देखिए, कटे हुए, क्योंकि गोल है ना, ऐसे करके जब काटोगे तो वो चारों तरफ ही दिखाई पड़ेंगे। कटे हुए माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, ये देखिए मैंने काट दिए, और बीच में क्या होगा, 9+2 का एरे भी होगा। 9+2 का एरे इसलिए होगा क्योंकि उसके अंदर से गुजर के जा रही होगी टेल, और टेल में से क्या जाएगा आपको, टेल से क्या जाएगा आप लोगों को, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के धागे वगैरह जो टेल बनाएंगे। आगे बढ़िए, विच प्रोड्यूस द एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल, फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी, एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। कौन करेगा ऐसा, हाँ,
माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी है। आगे देखिए, द ह्यूमन मेल इजैकुलेट अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ कोइटस व्हिच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% स्पर्म काउंट मस्ट हैव द नॉर्मल शेप एंड साइज एंड एटलीस्ट 40% ऑफ द स्पर्म मस्ट शो द विगरस मोटिलिटी। मैंने मोटिलिटी नहीं कहा, मैंने कहा विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए, सिर्फ अकेली मोटिलिटी से काम नहीं चलेगा। और आगे एक चीज और देखिए, 200 से 300 मिलियन का मतलब हुआ कि 20 से 30 करोड़, लेकिन ये 400 मतलब 40 करोड़ के आसपास भी जा सकते हैं। अरे 200 मिलियन का क्या मतलब हुआ, 100 मिलियन का क्या मतलब हुआ, 1 करोड़ ना हुआ? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? 10 मिलियन का, 1 मिलियन में 10 लाख, 10 मिलियन का 1 करोड़, सॉरी गलती हो रही है, हाँ 10 मिलियन का क्या होगा 1 करोड़, और 100 मिलियन का क्या होगा 10 करोड़, तो 200 मिलियन का क्या होगा 20 करोड़, 300 मिलियन का क्या होगा 30 करोड़। तो अगर मैं आपसे सीधे सीधे बात बोलूं तो 200 से 300 का मतलब ये हुआ कि 20 से 30 करोड़ क्या होने चाहिए, स्पर्म होने चाहिए एक इजैकुलेशन में। आपको बात समझ में आ गई? एक इजैकुलेशन में मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जब मेल इजैकुलेट करेगा एक बार में तो कितने स्पर्म निकलने चाहिए, 200 से 300 मिलियन, या फिर 20 से 30 करोड़ कह लो, 40 करोड़ भी हो सकते हैं, है ना। और ये कम से कम 2 करोड़ होने चाहिए। सुन लो ध्यान से कम 2 करोड़ होने चाहिए, मैक्सिमम तो कितने भी हो जाएं। अगर 2 करोड़ से कम हो गए तो ओलिगोस्पर्मिया हो जाएगा। ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी नहीं है और फीमेल अब प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि ओलिगोस्पर्मिया का मतलब हुआ कि काउंट जो है स्पर्म का वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गया है, कम हो गया, या लाखों में पहुंच गया, या करोड़ों से कम है। खैर, और 40% कैसे होने चाहिए, मोटिलिटी नहीं, मैंने कहा विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए, तभी काम बनेगा, अदरवाइज नहीं आएगी प्रेगनेंसी। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन। फाइनल एक लास्ट चीज और है जिसे हम लोग बोलेंगे सिंपली सीमेन। तो अब जरा सीमेन भी देखते हैं, ताकि इस मेल वाले पोर्शन को पूरे का पूरा निपटाते ही चलते हैं, इसमें फिर कुछ बचेगा नहीं। तो मैं जरा सीमेन वाला पोर्शन खोल लेता हूं जहां से मैंने सीमेन के लिए बना रखा है। यस, तो यहां आ जाते हैं। सबसे पहले तो यहां पर कितनी तरह की ग्लैंड है आपके पास, पहले मुझे ये बताइए कितनी तरह की। सबसे पहली ग्लैंड जो है जिसे हम लोग बोलेंगे सेमिनल वेसिकल। भाई ये क्या करेगी, सेमिनल वेसिकल लगभग 60% से 70% क्या बनाएगी, सीमेनल प्लाज्मा। सीमेनल प्लाज्मा, देखो मैंने सीमेन नहीं बोला, सीमेन अलग चीज होती है। सीमेन होता है जिसमें, सीमेन का मतलब होता है, मैं यहां लिख देता हूं कि सीमेन किसे कहते हैं, सीमेन कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म। सेमाइनल प्लाज्मा कितना परसेंट होगा, 90%, और स्पर्म कितने परसेंट होंगे, 10%। ये दोनों चीजें मिलती हैं तो सीमेन बनता है, समझ रहे हो ना, दोनों चीजें मिलेंगी तो सीमेन बनेगा। अब सवाल ये आया कि सीमेनल प्लाज्मा कौन बनाएगा, तो सीमेनल प्लाज्मा की मैं बात कर रहा हूं कि सेमिनल वेसिकल जो है वो 60 से 70% सीमेनल प्लाज्मा बनाएगा। और जो सीमेनल प्लाज्मा सेमिनल वेसिकल से बनेगा उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, जरा उनको नोट करते चलिए। नंबर 1 फ्रक्टोज होगा, फिब्रिनोजन होगा, मैं यही लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। इसमें क्या क्या चीजें होंगी ध्यान से देख लीजिए। फ्रक्टोज होगा, फिब्रिनोजन होगा, मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए नोट कर रखे हैं। फिब्रिनोजन, प्रोस्टाग्लैंडिन होगा, ये एक लोकल हार्मोन है, प्रोस्टाग्लैंडिन होगा, इनोसिटोल होगा, इनोसिटोल होगा, और भी कुछ होगा क्या, इनोसिटोल होगा, और सेवरल प्रोटीन्स, इसके अंदर कोई कई सारे क्या होंगे, प्रोटीन भी होंगे इसके अंदर। खैर बस इतना रख लीजिए, ठीक है ना। और सीमेन का यहां पर जरा पीएच भी नोट कर लीजिए आप लोग। जो सीमेन का पीएच होगा स्लाइटली एसिडिक, मतलब 7.3 के आसपास होगा। पीएच भी आप लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये चीज आ गई, ये पहली ग्लैंड हो गई, दिस ग्लैंड इज नंबर 1। अब दूसरी बताइए कौन सी होगी, तो उसे हम लोग बोलेंगे प्रोस्टेट। तो वो कौन सी होगी बच्चे, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट कितना परसेंट बना के देगी आप लोगों को, तो आप कहेंगे सर 20 से 25% सीमेनल प्लाज्मा बनाएगी, 25%। और इसमें होगा क्या क्या, नंबर 1 इसके अंदर पहली चीज होगी सिट्रिक एसिड, कैल्शियम होगा और फास्फोरस होगा। तो देखो क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। पहली चीज होगी जिसे हम लोग बोलेंगे सिंपली सिट्रिक एसिड, इसके अंदर होगा कैल्शियम, और इसके अंदर फॉस्फेट भी होगा, और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी जिसे हम लोग बोलेंगे प्रोफिब्रिनोलाइसिन, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोफिब्रिनोलाइसिन। तो इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, प्रोफिब्रिनोलाइसिन। अब बात ध्यान से समझिए, प्रोफिब्रिनोलाइसिन का मतलब ये हुआ, प्रोफिब्रिनोलाइसिन का मतलब ये हुआ कि आपका जो सीमेन होता है ना,
वो गाढ़ा होता है, उसमें मतलब कोएगुलेशन हो जाता है, गाढ़ा गाढ़ा सा होगा। तभी तो अब उसका जब पीनल शाफ्ट है, जब वो क्या करेगी, एक मतलब जब वो उसको क्या करेगी, सीमेन को इजैकुलेट करेगी, है ना, सीमेन को जब वो छोड़ेगी तो फिर झटके के साथ, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि जैसे होली की पिचकारी होती है ना, उसके तरह समझिए कि सीमेन बहुत अंदर तक जाना चाहिए। और साथ साथ में सीमेन अकेला ना जाए, बल्कि जितने भी स्पर्म है ना उनको भी बांध के लेके जाए। तो आप सपोज करो कि सीमेन अगर बहुत ही पतला होता, पानी की तरह होता, तो पता ये चलता कि सीमेन जो है वो सीमेनल प्लाज्मा जो है पानी की तरह वो तो निकल के चला जाता पीनस में से, और स्पर्म वहीं रह जाते, क्योंकि वो इतना ज्यादा स्पर्म को बांध नहीं पाता। तो सीमेन का काम यह है कि वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, जिसमें क्या फंस जाए, स्पर्म भी फंस जाए, और जब वो क्या करे, सीमेन जब डिपॉजिट होगा तो फिर वो एक झटके के साथ बहुत अंदर जाए और सारे के ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ किसको लेके जाए, बांध के अपने अंदर किसको लेके जाए, स्पर्म को भी लेके जाए। लेकिन अब दिक्कत दूसरी हो जाएगी, जब वो सीमेन पूरे का पूरे का फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में लोड हो जाएगा तो फिर सीमेन के अंदर वो तो फंसे रह जाएंगे स्पर्म, तो फिर वो अपनी गति कैसे दिखाएंगे, मूवमेंट कैसे करेंगे, तो फिर मुझे वहां पे उस सीमेन को कोएगुलेशन कंडीशन से वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे उसको कोएगुलेशन को मतलब उसका क्या करना पड़ेगा, लिक्विफेक्शन करना पड़ेगा, उसको पानी में बदलना पड़ेगा। और पानी में बदलने के लिए मुझे जो एंजाइम चाहिए वो ये आ गया, बहुत ध्यान से देखिए, ये है प्रोफिब्रिनोलाइसिन। हालांकि अभी ये क्या है, प्रो है, और आप भी अच्छे से जानते हैं कि प्रो का मतलब ये हुआ कि ये एंजाइम जो है ये जनरली इनएक्टिव है, और ये जब ये निकलेगा कहां से, देखो ध्यान से देखो, प्रोस्टेट से, और सेमिनल वेसिकल कहां है, ऊपर। तो जब सीमेन बन के जब चलेगा तो साथ में ये प्रोफिब्रिनोलाइसिन भी चलेगा, और इसको एक्टिवेट होने में ही कम से कम कितने टाइम लग जाएगा, निकलने के बाद जब ये मिक्स होगा तो कितना टाइम लग जाएगा, 10 मिनट के आसपास। तो अगर हमने फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर सीमेन को डिपॉजिट किया है तो भी 10 मिनट लग जाएंगे सीमेन को पानी बनने में, और अगर उसको हमने बाहर स्लाइड पे या किसी कटोरी में कहीं इजैकुलेट कर लिया है तो भी उसको पानी बनने में कितना मिनट लग जाएंगे, 10 मिनट के आसपास लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक ये प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर अकेला है तब तक ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन सीमेनल प्लाज्मा के अंदर कई सारे ऐसे हैं, देखो फिब्रिनोलाइसिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, इनोसिटोल है, और कुछ प्रोटीन है, वो इसको एक्टिवेट करती है। लेकिन एक्टिवेट तो तभी करेंगे जब दोनों ग्लैंड का सीक्रेशन आपस में मिले, और वो मिलेगा कब, जब इजैकुलेशन होगा तभी तो मिलेगा। तो जब इजैकुलेशन होना होता है फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में, हम इसको डिपॉजिट करेंगे तो फाइनली 10 मिनट लग जाएंगे इसको लिक्विफाई होने में, क्योंकि ये क्या करेगा, अपने आप को एक्टिवेट करेगा, फिर उस सीमेन को लिक्विफाई कर देगा, पानी में बदल देगा, और स्पर्म फ्री हो जाएंगे, उनके ऊपर से इनहिबिटर हट जाएंगे और स्पर्म दौड़ना शुरू। और आप समझिए इसी टाइम को हम लोग कहते हैं लिक्विफेक्शन टाइम। आप समझ लीजिए, आपके काम का नहीं है, लेकिन आप जानना चाहें तो समझ सकते हैं। तो आपको समझ आ गई बात कि प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तीसरे नंबर पे आइए फटाफट से, और तीसरे नंबर पे देखिए क्या है, और उसे हम लोग बोलते हैं बल्बोयूरिथ्रल। अब बल्बोयूरिथ्रल कितना बनाएगा, बल्बोयूरिथ्रल बनाएगा 5% के आसपास। बल्बोयूरिथ्रल कितना बनाएगा बच्चे, 5% के आसपास बनाएगा। और इसके अंदर क्या है, ये सिंपली क्या देगा मुझे, ये सिंपली मुझे देगा म्यूकस, ये सिंपली मुझे म्यूकस देगा। और ये म्यूकस क्या है, ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा, ये सबसे पहले निकल के आएगा। तो जिस टाइम पे दिमाग में क्या चल रहा होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स, या आप ऐसे समझिए कि दिमाग में क्या चल रहा होगा, सेक्स या फिर लिबिडो, तो उस टाइम क्या होगा कि पीनाइल शाफ्ट से हल्की सी अमाउंट में लिक्विड, हल्का सा पानी सा रिलीज होने लगता है। तो वो इस बात का इंडिकेटर होता है कि ब्रेन के अंदर क्या चल रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो हो सकता है कोइटस हो या सेक्सुअल इंटरकोर्स हो। तो इस दौरान मुझे उस पूरी ट्यूब की जो यूरिथ्रा है ना, उसके अंदर एसिडिटी ना आ जाए, क्योंकि एसिडिटी होगी तो फिर वो कहानी क्या है, स्पर्म फिर उसमें खराब हो जाएंगे। तो ये उस एसिडिटी को भी न्यूट्रलाइज करेगा, पीएच में मतलब एल्कलाइन करने की कोशिश करेगा। और जिस टाइम पर पीनाइल शाफ्ट फीमेल की वेजाइना पर रब करेंगे तो उस टाइम पर उसके बार्थोलिन ग्लैंड क्या निकाल देगी, लिक्विड निकाल देगी, जिसकी वजह से इजी पैसेज मिल जाएगा मुझे पीनाइल शाफ्ट को पिनेट्रेट करने का। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन, इसको सिंपल इतना ही बोल सकते हैं। सो मैंने आप लोगों को ये बच्चों क्या समझा दिया है, पूरे का पूरा मैंने आप लोगों को यहाँ पर सीमेन समझा दिया है। पीएच मैंने आपको बता दिया, सेमाइनल वेसिकल कितना रिलीज करेगा, क्या क्या होगा उसके अंदर, प्रोस्टेट आ गया कितना निकालेगा, क्या क्या होगा उसके अंदर, बल्बोयूरिथ्रल कितना निकाला है, देखो 5% निकलेगा, और सिंपली उसके अंदर क्या होगा, म्यूकस होगा। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन। बस इतना ही आपको बस समझना है इसके अंदर, और मुझे नहीं लगता कि कुछ और भी इसके अंदर है क्या। लो जी, यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब इसके बाद जो हम शुरू करेंगे ना, वो oogenesis होगा। इसका मतलब अगले लेक्चर में जैसे हम लोग मिलेंगे तो मैं आप लोगों को क्या समझाने वाला हूं, कहां से शुरू करूंगा, द प्रोसेस ऑफ oogenesis, फीमेल वाला पोर्शन। और ये एक दिन में कवर नहीं होगा, मैं अभी आपसे कह रहा हूं, इसमें 2 दिन कम से कम लग जाएंगे, तब जाकर के ये कवर होगा। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन। बस यहीं तक रोकेंगे आज हम इसे, और ये है आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन का तीसरा लेक्चर। एंड थैंक यू सो मच।